Hello friends, so welcome to my channel Himachali Wisdom. I welcome you all. So today we will start a new lecture regarding the advent of the Europeans. कैसे कैसे जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया में आए and how many visitors of the European countries has visited India in the past days. So in the last lecture we have already discussed about the Maratha Confederacy and the Maratha administration. We have discussed about the शिवाजी एंड अगर आपको लास्ट लेक्चर का वीडियो देखना है तो प्लीज आप आई बटन पे क्लिक करके वहां पे जा सकते हो. सो लेट्स रोल द वीडियो. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूरोपियंस. जो हम धीरे धीरे करके मॉडर्न हिस्ट्री को करने से पहले कैसे कैसे यूरोपियंस का उद्गम जो है इंडिया में होता है, कौन कौन से जो ब्रिटिशर्स थे, पुर्तगालीज थे, डचेस थे, इंग्लिश थे और जो फ्रेंच थे कैसे कैसे इंडिया में आते हैं, उनकी एंट्रेंस इंडिया में कैसे होती है उसके बारे में हम देखेंगे. सो दिस लेक्चर्स will tell you about all the entrance of the Europeans in the India. So let's discuss about this. First of all, we will go for पुर्तगालीज. तो सबसे पहले इंडिया में जो इन्वेड किया था ब्रिटिशर्स यूरोपियन कंट्रीज ने, उनमें से सबसे पहले नाम आता है पुर्तगालीज का. तो पुर्तगालीज वाज द फर्स्ट वन हु इन्वेडेड इंडिया. तो सबसे पहले जो पुर्तगीज थे उनमें यूरोपियंस कंट्री में पुर्तगीज का नाम आता है. और सबसे पहले जो वास्को डी गामा थे जो पुर्तगाल से थे, बिलोंग करते थे, उन्होंने 1908 एडी में केप ऑफ गुड होप की सहायता से जो है इंडिया की खोज की थी. तो भाई घूमते घूमते ही वॉज ए सेलर एक्चुअली, ही वॉज द पिक्चर ऑफ द वास्को डी गामा and he was a Portuguese ruler and he was the first European to come to India. So जो वास्को डी गामा था उनका वेलकम किया था हिंदू एक जो इंडियन किंग था जिसका नाम था जमोरियन. ही इज द पिक्चर ऑफ द जमोरियन. तो जमोरियन देखो इन दिस पिक्चर जो है वो जमोरियन जो है वो वास्को डी गामा का वेलकम करते हुए नजर आ रहा है. सो ही रिसीव्ड जमोरियन एट कालीकट पोर्ट. जो वास्को डी गामा था वो सबसे पहले कालीकट पोर्ट पे आया था. तो उसका स्वागत जो है वो हिंदू राजा जमोरियन ने किया था. एंड सबसे पहले जो पुर्तगीज थे उन्होंने अपना ट्रेडिंग स्टेशन जो था वो कालीकट में, कोचीन में, यहाँ पे सी होगा सॉरी, कानानौर में लगाया था. तो और शुरू में जो पुर्तगीज थे उन्होंने अपनी कैपिटल कालीकट में बनवाई थी. तो पुर्तगीज वॉज द फर्स्ट यूरोपियंस हु सेट अप देयर कैपिटल इन कोचीन. तो कोचीन जो था वो शुरू में स्टार्टिंग कैपिटल था पुर्तगीज का. उसके बाद हम देखते हैं कि पुर्तगीज का जो सबसे पहला गवर्नर था इंडिया में वो कौन था. तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो था, तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा था, हियर इज द पिक्चर ऑफ फ्रांसिस्को द अल्मीडा. ये फर्स्ट गवर्नर था पुर्तगालियों की तरफ से इंडिया में. तो इसका पीरियड जो रहता है वो 1505 से 1509 एडी के बीच में रहता है. एंड ही वॉज वेरी फेमस फॉर हिज ब्लू वाटर पॉलिसी. तो ब्लू वाटर पॉलिसी से काफ़ी बार फ्रिक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लू वाटर पॉलिसी. तो ब्लू वाटर पॉलिसी को 1509 एडी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने इंट्रोड्यूस किया था. उसके बाद हम सेकंड गवर्नर के बारे में देखेंगे पुर्तगीज के. तो सेकंड गवर्नर ऑफ द पुर्तगालीज वर अल्फांसो द अल्बरकुक. तो अल्बरकुक जो था वो सेकंड गवर्नर था पुर्तगालीज की तरफ से. एंड हिज पीरियड वाज फ्रॉम 1509 टू 1515 एडी तक. और उसकी जो पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ एम्पेरियलिज्म के नाम से जानी जाती है. तो 1515 में उसने पॉलिसी ऑफ एम्पेरियलिज्म को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में. ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है कि हु इंट्रोड्यूस पॉलिसी ऑफ द एम्पेरियलिज्म इन इंडिया. तो अल्फांसो द अल्बरकुक वाज द राइट आंसर. तो एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट अल्फांसो द अल्बरकुक के बारे में ये है कि उसने 1510 एडी में जो है वो गोवा को बीजापुर के सुल्तान से छीन लिया था.
तो he invaded Goa also from the Bijapur Sultan in 1510 AD. Then we will move to the next governor, Nuno da Cunha. नूनो द कूना जो था उसका टाइम पीरियड रहता है 1529 एडी से लेकर 1538 एडी तक. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट जो स्टार्टिंग कैपिटल थी पुर्तगीज की इंडिया में वो थी, तो उन्होंने स्टार्टिंग कैपिटल कोचिन को बनाया था. बट न्यूनो द कूनो क्या करता है, ही ट्रांसफर्ड इज कैपिटल फ्रॉम कोचिन टू गोवा, और गोवा ही उनकी लास्ट कैपिटल रहती है. तो गोवा को कैपिटल बनाया था कोचिन से रिप्लेस करके नूनो द कूना ने इन 1510 एडी. तो 1510 एडी में जो है, सॉरी यहाँ पे 1530 होएगा, 1530 एडी में जो है वो कोचिन को रिप्लेस करके गोवा को कैपिटल बनाया था न्यूनो द कूना ने. देन वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. उसके बाद क्या होता है कि पुर्तगालीज जो है ब्रिटिशर्स के अंडर कैसे कैसे आते हैं उसके बारे में देखते हैं हम. पुर्तगालीज जो है वो, जो चार्ल्स टू होता है, किंग होता है, इंग्लैंड का किंग होता है चार्ल्स टू, उसको वो बॉम्बे एज ए गिफ्ट के रूप में देते हैं. कॉज जो किंग चार्ल्स होता है वो उनकी जो सिस्टर होती है पुर्तगालीज लोग, जो पुर्तगालीज लीडर्स होते हैं उनकी जो सिस्टर होती है, उससे वो शादी कर लेता है. तो एज ए गिफ्ट जो है, वन मोमेंट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. तो एज ए गिफ्ट जो है वो बॉम्बे को किंग चार्ल्स टू को दे दिया जाता है पुर्तगालीज के द्वारा. उसके बाद एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द मराठा सीरीज की कैसे कैसे जो है वो जो अपने बाजीराव बन है वो कैसे कैसे कॉन्क्वेस्ट करते हैं बेसिन्स पे और सल्तनत पे इन 1739 एडी. तो 1739 एडी में मराठा जो है वो पुर्तगालीज से बेसिन्स और सल्तनत को कॉन्क्वेस्ट करके जीत लेते हैं. तो उनसे ये राज्य भी लास्ट में बेसिन्स और सल्तनत राज्य भी चला जाता है. एट लास्ट पुर्तगालीज के पास जो है वो ओनली दे हैव लेफ्ट ओनली विद द गोवा एंड दमन एंड द्वीप. तो उनके पास लास्ट में सिर्फ गोवा और दमन एंड द्वीप ही बचता है 1961 तक. और वो भी 1961 में जो हमारा इंडियन पॉलिटी लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा 12th अमेंडमेंट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है 1961 में पुर्तगालियों से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो फोर्सफुली जो गोवा दमन एंड दीव है उसको 12th अमेंडमेंट के तहत इंडिया में मिला लेती है. तो दिस वाज द एंड ऑफ द ऑल अबाउट द पुर्तगालीज. सो आपको यहाँ से ये सिर्फ इतना याद रखना है कि पुर्तगालीज वाज द फर्स्ट वन टू advent in India, and you have to remember what Vasco da Gama, who was the first governor, who was the second governor, and this is all about Portuguese. So let's move to the next adventure. After the Portuguese, we have Dutches arrived in India. तो जो डच ट्रेडिंग कंपनी होती है वो एस्टेब्लिश होती है 1602 एडी में. 1602 एडी में जो है वो जो वहाँ के मिनिस्टर्स होते हैं, ट्रेडिंग मिनिस्टर्स होते हैं, वो एक ट्रेडिंग कंपनी का निर्माण करते हैं जिसका नाम वो रखते हैं डच ट्रेडिंग कंपनी. तो डच ट्रेडिंग कंपनी जो है 1602 में बनती है और वो सबसे पहले अपनी फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में लगाते हैं तो 1605 एडी में. जस्ट लाइक पुर्तगाली जो अपनी फैक्ट्री कोचीन में लगाते हैं उसी तरह से, सॉरी कालीकट में लगाते हैं, उसी तरह से जो डचेस होते हैं वो मसूलीपट्टनम में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री लगाते हैं. ये फ्रीक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. सभी एडवेंटर से आपको ये याद रखना है कि किसने फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी. तो फ्रॉम द डचेस साइड मसूलीपट्टनम वाज देयर फर्स्ट ट्रेडिंग प्लेस. आफ्टर दैट पुलिकट में उन्होंने 1610 एडी में फैक्ट्री लगाते हैं. वो सूरत में वो 1616 एडी में फैक्ट्री लगाते हैं. इस तरह से these are the three important factories of the Dutches in India. After in their last days, Dutch जो है वो Dutches की वॉर होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और बैटल ऑफ बेदरा के तहत 17
59 AD वो कंसीड कर देते हैं सारे अपने जितने भी उनका एरिया होता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इस तरह से डचेस का भी एंड हो जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एडवेंचर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश, दैट इज हाउ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज मेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जब भी पढ़ाया जाता है तो इतना बोला जाता है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस के बारे में पढ़ाया जाता है, सर टॉमस रो के बारे में पढ़ाया जाता है, जो कि बहुत पहले जहांगीर के दरबार में आए थे और उन्होंने फैक्ट्रीज लगाने की परमिशन ली थी उनसे। बट इससे पहले हम इन दोनों के बारे में पढ़े। आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दैट माइल्ड हॉल वाज द फर्स्ट ट्रेडर, दैट इज ही वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू ट्रेड टू कम टू इंडिया बाय द रोड रूट। वो रोड रूट से इंडिया में आया था और वो एक ट्रेडर था, तो इंडियन ट्रेडर से वो ट्रेडिंग करने के लिए आया था। तो माइल्ड हॉल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो माइल्ड हॉल जो था वो फर्स्ट ट्रेडर था जो कि लैंड रूट के जरिए इंडिया में रीच किया था 1599 AD में। ही वाज द पिक्चर ऑफ द लैंड दैट माइल्ड हॉल। So he was the first person from the Britishers side that came to India. Now we move to English East India Company. तो English East India Company जो होती है वो एस्टैब्लिश होती है 1600 AD में to get their trade established in the east side. तो ईस्ट में अपनी ट्रेड को एस्टैब्लिश करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 AD में होती है। इसके बाद क्या होता है कि 1609 AD में सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कैप्टन विलियम हॉकिंस होते हैं वो जहांगीर के दरबार में आते हैं। वहाँ पे जहांगीर से वो परमिशन मांगते हैं कि हाँ हमको परमिशन आप दे दो इंडिया में फैक्ट्री लगाने के लिए। तो जहांगीर उनको जब वो जहांगीर के दरबार में जाते हैं देन जहांगीर हैज गिवन देम हिम 400 मनसब और उनको वो सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए परमिशन दे देते हैं। उसके बाद 1615 AD में जो सर टॉमस रो होते हैं जो कि किंग्स जेम्स I के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो भी जहांगीर के दरबार में आते हैं इन 1615 AD और उनसे भी वो परमिशन मांगते हैं फैक्ट्री लगाने के लिए। एंड शुरू में तो जहांगीर उनको परमिशन देने से मना कर देते हैं, लेकिन आफ्टर सम डेज और सम थिंकिंग वो सर टॉमस रो को भी फैक्ट्री लगाने के लिए परमिट कर देते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो जॉब चार्नोक होते हैं वो अपनी सबसे पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे फोर्ट विलियम्स और कलकत्ता की स्थापना होती है। जो जॉब चार्नोक होते हैं वो सबसे पहले अपनी फैक्ट्री लगाते हैं 1619 AD में सुता नदी में, और सुता नदी के बाद 1698 AD में जो सुता नदी का वाला एरिया होता है, जो सुता नदी वाले विलेज इन कोलकाता राइट नाउ। तो सुता नदी, कालीकता और गोविंदपुरा ये 3 विलेज मिलके बाद में कलकत्ता बनते हैं। तो सुता नदी, कालीकता से ही कोलकाता का नाम पड़ा है। तो सुता नदी वाज ए विलेज, 1 विलेज, सेकंड विलेज एंड दिस गोविंदपुर वाज ए थर्ड विलेज। तो इन 3 विलेजों के बनने उनकी जमींदारी की जो राइट्स होते हैं वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाते हैं और यही 3 विलेज मिलके बाद में कलकत्ता बनते हैं। तो इस तरह से आप देखोगे कि कैसे कैसे इंग्लिश ब्रिटिश जो है वो धीरे धीरे इंडिया में अपना स्वामित्व जो है वो स्थापित कर रहे हैं। तो इस तरह से कलकत्ता की स्थापना होती है। उसके बाद क्या होता है कि इन 1696 AD में के करीब जो है वो जो सुता नदी की फैक्ट्री होती है उसको फोर्टिफाइड कर दिया जाता है और उसको वापस फोर्टिफाइड करके फोर्ट विलियम की स्थापना की जाती है 1700 AD में। अभी भी फोर्ट विलियम्स कोलकाता में प्रेजेंट है। कभी आप जाओ तो यू हैव टू मस्ट विजिट दिस आइकॉनिक प्लेस। तो फोर्ट विलियम जो है वाज द फर्स्ट फोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिश साइड्स इन इंडिया दैट वाज मेड इन 1700 AD by fortifying the factory of the Suta Nadi in 1696. Now let's move to the next point. जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी होती है और एक ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स होती है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द मर्चेंट होती है वो 1696 में एस्टैब्लिश की जाती है बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है एक फरमान जारी करती है कि कोई भी जो सिविलियन है और जो ट्रेडर है अगर वो ट्रेड करना चाहते हैं ईस्ट साइड में तो वो
अपना ट्रेड वहां पे स्थापित कर सकता है। तो इस तरह से एक नई कंपनी की स्थापना होती है 1696 एडी में, दैट वाज कॉल्ड फ्रॉम द नेम ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ मर्चेंट्स। सो दिस is all about the Britishers and or English. Let's move to the next one. Here was the pictures of the कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये कैप्टन विलियम हॉकिंस की पिक्चर है और ये पिक्चर है माइल्ड हॉल की। एंड हियर वाज द पिक्चर ऑफ द सर थॉमस लो, जो कि जहांगीर के दरबार में आए थे ये दोनों। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखेंगे फ्रेंच। जिस ऑर्डर में आपको मैंने ये लेक्चर्स बताए हैं, उसी ऑर्डर में आपने इनके एडवेंट को याद रखना है। तो सबसे पहले पुर्तगालीज का अराइवल होता है, देन आफ्टर डचेस, उसके बाद इंग्लिश, देन लास्ट में फ्रेंच आते हैं। तो फ्रेंच सबसे लास्ट में आते हैं इंडिया में। तो फ्रेंच जो होते हैं वो अपनी जो उनकी स्टैब्लिशमेंट जो होती है फ्रेंच मर्चेंट कंपनी की, वो 1664 में होती है अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द कॉलबर्ट। कॉलबर्ट उनका लीडर होता है। तो उनके लीडर के पैट्रोनेज में 1664 ईडी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होती है। उसके बाद जैसे ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी, इसी तरह जो फ्रेंच होते हैं वो भी अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में एस्टैब्लिश करते हैं इन 1660 एडी। and after that they set up their second factory at मसूलीपट्टनम in 1669 AD। तो 1669 AD में वो मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। सेकंड और फर्स्ट जो लगाते हैं वो लगाते हैं सूरत में। उसके बाद हम देखेंगे फ्रेंच गवर्नर्स के बारे में। कुछ गवर्नर जो कि इतिहास में जिनका बहुत बड़ा नाम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव डूमास एंड द लेनियोर। जो डूमास और लेनियोर होते हैं वो फ्रेंच की साइड से पावरफुल गवर्नर होते हैं 1742 एडी में और 1720 एडी में, जिसके पैट्रोनेज में ये बहुत से वॉर लड़ते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो फ्रेंच की वॉर भी देखेंगे हम आगे, दैट वाज कॉल्ड कार्नेटिक वॉर ऑल्सो। उसके बाद एक नया गवर्नर आता है जिसका नाम होता है डुप्लेक्स। तो ही वाज द पिक्चर ऑफ द डुप्लेक्स। ही वाज अ वेरी डेंजरस गवर्नर एंड हियर इज द पिक्चर ऑफ द डूमा। तो जो डुप्लेक्स गवर्नर के आते ही जो रहता है वो एक खतरनाक वॉर्स इंग्लिश और फ्रेंच कंपनी में स्टार्ट हो जाती है 1742 एडी के टाइम पे। तो इन कॉर्नेटिक वॉर के रिजल्ट में जो है वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हो जाती है और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट अबॉलिश्ड फ्रॉम इंडिया। बट 1962 तक वो इंडिया में रहते हैं और 1962 तक उनके पास पौंडीचेरी रहती है, जो कि बाद में अंडर द इंडियन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 14 अमेंडमेंट एक्ट जो होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंडर 1962 में जो पौंडीचेरी फ्रेंच के पास बची होती है उनको भी इंडिया में मिला लिया जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले भी हम कुछ जो कार्नेटिक वॉर्स हैं, इंपॉर्टेंट कार्नेटिक वॉर जो फ्रेंच और एंग्लो के बीच में हुए थे, या एंग्लो फ्रेंच वॉर भी जिन्हें बोलते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट द एंग्लो फ्रेंच वॉर्स। सो जो एंग्लो फ्रेंच वॉर है, एंग्लो फ्रेंच वॉर वाज आल्सो कॉल्ड कार्नेटिक वॉर। एंग्लो फ्रेंच वॉर या कार्नेटिक वॉर एक ही चीज है। तो फर्स्ट जो कार्नेटिक वॉर होती है वो होती है 1746 से लेकर 1748 एडी तक अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द गवर्नर डुप्लेक्स। तो जितने भी इंपॉर्टेंट वॉर होंगे वो डुप्लेक्स के ही अंडर होंगे, क्योंकि डुप्लेक्स ही सभी जो इंग्लिश फोर्सेस होती हैं उनके अगेंस्ट लड़ता है। तो 1746 से लेकर 1748 एडी तक जो है वो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर होती है। और इस वॉर में एक ट्रीटी होती है। ये ट्रीटी जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो Aix-la-Chapelle was the treaty that was done in 1748 AD under the first Carnatic War। इस तरह से इस ट्रीटी के चलते इस वॉर का एंड होता है। उसके बाद सेकेंड कार्नेटिक वॉर के बारे में देखेंगे, दैट वाज हेल्ड फ्रॉम 1748 टू 1754 AD। इसके लास्ट में जो उसके जो गवर्नर होता है डुप्लेक्स जो होता है, इसके एवज में
डुप्लेक्स गवर्नर को रिप्लेस कर दिया जाता है। किस ट्रीटी के अकॉर्डिंग? अंडर द ट्रीटी ऑफ द गुडेहू। तो गुडेहू की संधि, जिसे पौंडीचेरी की संधि भी बोलते हैं, उसके एवज में क्या होता है कि पौंडीचेरी को फ्रेंच को दे दिया जाता है और डुप्लेक्स को, यहाँ पे एक्स होएगा, डुप्लेक्स को रिप्लेस करके फ्रेंच की साइड से एक नया गवर्नर अपॉइंट किया जाता है 1754 एडी में। देन लास्ट एंड द फाइनल एंग्लो फ्रेंच वॉर वाज 1758 से लेकर 1763 एडी के बीच में रहती है। तो क्या होता है कि उसके बाद जो थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वॉर के दौरान एक इम्पोर्टेंट वॉर होती है, द बैटल ऑफ द वॉन्डी वॉश। बैटल ऑफ द वॉन्डी वॉश 1760 एडी में होती है, जिसमें जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो फ्रेंच फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ते हैं और फ्रेंच फोर्सेस की बुरी तरह से डिफीट हो जाती है। और फ्रेंच फोर्सेस की डिफीट, इस डिफीट के साथ ही फ्रेंच फोर्सेस का जो जितना भी दबदबा होता है इंडिया में वो समाप्त हो जाता है। और इस वॉर के बाद एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस जिसे बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, जो 1763 एडी में होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसके एबल्स में क्या होता है कि फ्रेंच को पौंडीचेरी दे दिया जाता है। लेकिन 1962 एडी में क्या होता है कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1962 एडी, अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 14th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 1962 में वो जो पौंडीचेरी लेफ्ट जो फ्रेंच के पास होता है उसको भी इंडिया अपनी टेरिटोरी में मिला लेती है। तो इस तरह से जो है वो फ्रेंच का भी इंडिया में एंड हो जाता है। तो these were the all the European forces that advented in India, and in the next video we will start a new lecture series about the modern history. I hope आपको ये मेडिवल हिस्ट्रीज के लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे, एंड अगर आपको ये सारे मेडिवल हिस्ट्री के लेक्चर्स देखने हैं तो मैं आपको आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। एंड आई विल आल्सो गिव यू द लिंक ऑफ माई पॉलिटी लेक्चर्स, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरी पॉलिटी लेक्चर्स को भी देख सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज के वीडियो भी पोस्ट करूँ, देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Thank you for watching my channel. Please like, share and subscribe. Thank you so much. Jai Hind.